हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफ्थीरिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डिफ्थीरिया कम्युनिकेबल डिसीज है। डिफ्थीरिया एक्यूट डिसीज है, कंटेजियस इन्फेक्शन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाता है, टॉक्सिन मेडिएटेड बैक्टीरिया से होता है ये। तो ये जो डिफ्थीरिया ये एक बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। और ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया है ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, इसलिए इसको टॉक्सिन मेडिएटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। नाउ ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, जिसमें क्या आता है थ्रोट एंड टॉन्सिल्स। अब थ्रोट में ये और किसको अफेक्ट करता है, ये बेसिकली फेरिंग्स को अफेक्ट करता है, नेजोफेरिंग्स को भी, ओरोफेरिंग्स को भी और टॉन्सिल्स को भी। तो ये नोज, थ्रोट एंड टॉन्सिल को अफेक्ट करता है। ये क्या है, ये डेंजरस है क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। हालांकि जो बैक्टीरिया, अगर ये अकेला बैक्टीरिया होता है तो इतना हार्म नहीं करता, लेकिन ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि बहुत पावरफुल टॉक्सिन है, बहुत ज्यादा डैमेज करता है बॉडी में। और ये जो टॉक्सिन है ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होकर वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, जैसे हार्ट और नर्वस सिस्टम में, मतलब जो नर्व्स हैं वहां पर ये पहुंच जाता है। तो हार्ट में पहुंचकर ये क्या करता है, मायोकार्डाइटिस करता है, मसल्स को डैमेज करता है और नर्व्स को डैमेज करता है, न्यूरोपैथी कॉज करता है। तो ये इटसेल्फ ये थ्रोट में भी इंफेक्शन क्रिएट करता है, थ्रोट में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये बैक्टीरिया, और ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, स्प्रेड होकर हार्ट में चले जाते हैं और नर्व्स में चले जाते हैं। अब ये कॉमनली किसको अफेक्ट करता है, बच्चों को अफेक्ट करता है, 5 साल से जो कम के चिल्ड्रन हैं उनको अफेक्ट करता है, क्योंकि एक तो जो 5 साल के जो बच्चे उनकी इम्यूनिटी इतनी मैच्योर नहीं होती, साथ में ही क्या है कि स्कूल्स में जाते हैं, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ, तो इजीली ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अगर वैक्सीन नहीं ली तो क्या है, ये इन्फेक्शन डेडली भी हो सकता है। मोर कॉमन इन अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, जिन बच्चों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं ली उनमें ये क्या है, फेटल सिम्टम्स या फिर डेंजरस सिम्टम्स शो करता है। नाउ ये क्या करता है, ये थ्रोट में एक लेयर को क्रिएट कर देता है, थिक लेयर को, जिसको स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये स्यूडो मेम्ब्रेन की वजह से ये देखो एक थिक सी कोटिंग बन जाती है, थिक लेयर बन जाती है ग्रे व्हाइट कलर की, जिसके कारण क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो एयरवे है वो इस लेयर के कारण नैरो हो जाते हैं, नोज में भी ये क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, ये एक बैक्टीरिया इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव करता है बैक्टीरिया, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता। जहां पर ये बैक्टीरिया होता है, जैसे थ्रोट में इंफेक्शन हुआ तो ये वहीं पर रहता है, थ्रोट में ही कॉलोनी बना लेता है अपनी, और जो टॉक्सिन है वो रिलीज करता है। वो जो टॉक्सिन है वो ब्लड के थ्रू हार्ट और नर्व्स में जाते हैं। ये बैक्टीरिया वहीं पर लोकलाइज कॉलोनी में ही रहता है, गले में ही, थ्रोट में ही। रोड शेप या फिर क्लब शेप का ये बैक्टीरिया होता है, रोड शेप का। देन आता है अरेंज इन चाइनीज लेटर पैटर्न। ये ना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और ये इस तरह से चिपक जाते हैं फिर आपस में, जैसे कि चाइनीज लेटर हो, चाइनीज सिंबल्स हो, जैसे कि VLY शेप में। तो ये V शेप या फिर Y शेप के या फिर L शेप के ये लगते हैं। प्रोड्यूसेस डिफ्थीरिया टॉक्सिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्थीरिया टॉक्सिन बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये जो टॉक्सिन है ये सारी जो डिफ्थीरिया की स्ट्रेन्स है वो प्रोड्यूस नहीं करती इस टॉक्सिन को, जो भी टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स है वही इस टॉक्सिन को रिलीज करती हैं। तो जो स्ट्रेन टॉक्सिन रिलीज करेगी डिफ्थीरिया की, वही डिफ्थीरिया कोज करेगी। तो बाकी की जो स्ट्रेन्स है अगर टॉक्सिन रिलीज करने वाली नहीं है तो वो डिफ्थीरिया डिसीज कोज नहीं करती। अब ये क्या क्या करता है टॉक्सिन, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्यूडो मेम्ब्रेन, कि गले में ये एक थिक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बना देता है, जिसको स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये हार्ट में भी चला जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिन क्या करता है, ये ब्लड से ट्रेवल होकर हार्ट में चला जाता है, वहां पर मसल्स को डैमेज करता है, मायोकार्डाइटिस करता है, नर्व्स को भी डैमेज करता है, नर्व्स में ही क्या करता है, न्यूरोपैथी कोज करता है। अब इसका होस्ट कौन है, ह्यूमंस इसका होस्ट है। ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस में सर्वाइव करता है, तो ह्यूमन इसका ओनली होस्ट है। कैरियर स्टेट कॉमन। अब क्या होता है कि कई जो
होस्ट हैं, कई जो ह्यूमंस हैं उनमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कोई सिम्टम शो नहीं करते, एसिम्टोमेटिक होते हैं। जैसे कि जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें वो कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, तो या फिर एडल्ट हैं जिनमें इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी बहुत ही है या इम्यूनिटी अच्छी है, तो एसिम्टोमेटिक स्टेज में जाता है, कोई सिम्टम शो नहीं करता। लेकिन वो जो पर्सन्स हैं वो एसिम्टोमेटिक तो हैं, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है उसको ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं ड्रॉपलेट्स के थ्रू। इसलिए ये जो एसिम्टोमेटिक ये जो पर्सन होते हैं ये कैरियर की तरह होते हैं, मतलब कैरी करते हैं बैक्टीरिया को, इजिली स्प्रेड कर देते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो कफ करते हैं जब, स्नीज, छींक मारते हैं या फिर बात करते हैं, तो जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब कि सलाइवा है, जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो जाता है। तो कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग क्लोजली, जैसे कि कोल्ड स्प्रेड होता है, कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है, फ्लू स्प्रेड होता है, उसी तरह से ये भी इस तरह से स्प्रेड हो जाता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नोज, थ्रोट, सिक्रीशन और स्किन। अगर जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, अगर आपके हैंड्स पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है और आपने वो जो हैंड्स हैं वो अपने नोज को टच किया, आईज को टच किए, माउथ को टच किए, तो क्या होगा कि ये स्प्रेड हो जाएगा। एक होता है क्यूटेनियस डिप्थीरिया। क्यूटेनियस डिप्थीरिया क्या होता है? वो स्किन का इन्फेक्शन होता है, स्किन में ये डिप्थीरिया रहता है, तो स्किन में अल्सर्स बन जाते हैं या फिर लीजन्स बन जाते हैं, और अगर उन लीजन्स को भी टच करें और वही हैंड्स वो पर्सन अपने माउथ, नोज या फिर आइज में कहीं टच करता है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो सकता है। रेयरली थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, उसने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया और दूसरे पर्सन ने भी उसी ऑब्जेक्ट को टच किया, और अगर अपने माउथ, नोज या आइज में वो हैंड्स लगाए तो भी स्प्रेड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो बैक्टीरिया है उसकी एंट्री के बाद जो फर्स्ट सिम्टम शो होता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये 2 to 5 डेज का होता है डिप्थीरिया के केस में, और ये 1 to 10 डेज तक रेंज कर सकता है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या रहती है? बैक्टीरिया सबसे पहले एंटर होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और उसके बाद वो थ्रोट में ही रहता है, गले में ही रहता है, वहीं पर अपनी कॉलोनी बनाता है, तो टॉन्सिल्स में, फैरिंग्स में वहीं पर रहता है और मल्टीप्लाई होता रहता है। अब ये क्या करता है, जो डिप्थीरिया का जो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन है, जो टॉक्सिन रिलीज करेगा, वही टॉक्सिन क्या करेगा? टॉक्सिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब टॉक्सिन सबसे पहले लोकल जगह पर क्या करता है? स्यूडो मेम्ब्रेन क्रिएट करता है। ये लोकल टिश्यू नेक्रोसिस करता है, मतलब वहां के जो टिश्यूज हैं उनमें डैमेज करता है, सेल्स में डैमेज करता है। तो ये क्या करता है? थिक ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन क्रिएट कर देता है नोज में, टॉन्सिल्स में, फैरिंग्स में, और जिसके कारण क्या होता है कि जो एयरवे है वो नैरो हो जाते हैं, क्योंकि गले में क्या है? थिक लेयर हो जाती है, जिसके कारण बच्चे जो है ब्रीद नहीं कर पाते, स्वॉलो नहीं कर पाते, कुछ निगल नहीं पाते, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है और डिस्फेजिया भी होता है, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम भी होती है। और ये जो लेयर होती है ये फर्मली एडियरेंट होती है, मतलब ये अच्छे से चिपकी होती है, बहुत अच्छे से, कि अगर इसको हम रिमूव करने का कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है? और ज्यादा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा एडिमा हो सकता है, तो इसको रिमूव नहीं करते। देन आता है टॉक्सिन, इसके स्यूडो मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं टॉक्सिन, और क्या करते हैं? ये टॉक्सिन ब्लड में जाकर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कोज करते हैं, मतलब हार्ट में चले जाते हैं जहां पर मायोकार्डाइटिस करते हैं, जिसकी वजह से रिदमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है। नर्व्स में जाके न्यूरोपैथी, मतलब नर्व्स को डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं? क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करते हैं, क्रेनियल नर्व 9 और 10 को अफेक्ट करते हैं, जिससे क्रेनियल नर्व पाल्सी हो जाती है, सॉफ्ट पैलेट पैरालिसिस होता है, और लेटर क्या हो सकता है? लेट स्टेजेस पे लिम्ब वीकनेस भी हो सकती है। अब ये टॉक्सिन बेसिकली करता क्या है कि ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है सेल्स की। प्रोटीन सिंथेसिस में एक चीज हेल्पफुल होती है जिसको EF2 बोलते हैं, इलोंगेशन फैक्टर। तो ये इलोंगेशन फैक्टर सेल्स के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, और बिना प्रोटीन सिंथेसिस के सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये टॉक्सिन वही करता है कि EF2 को ब्लॉक कर देता है, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती सेल्स के लिए, तो चाहे वो थ्रोट के सेल्स हैं, चाहे हार्ट के सेल्स हैं, या फिर नर्व सेल्स हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं? सोर थ्रोट, गले में क्या होती है? बहुत ज्यादा पेन होती है,
क्योंकि थ्रोट में क्या है, इन्फ्लामेशन ये कर देता है। तो सोर थ्रोट हो गया। फीवर यूजुअली माइल्ड फीवर होता है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन मेडिएटेड डिसीज है, इसलिए माइल्ड फीवर आता है। डिस्फेजिया, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थ्रोट में क्या है, लेयर बन गई है, इस वजह से। ब्रीदिंग डिफिकल्टी और स्ट्राइडर या फिर स्ट्रीडर क्या है कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, तो सांस लेने से आवाज भी आएगी, क्योंकि ब्रीदिंग में क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेम्ब्रेन के बनने से। होर्सनेस, जो वॉइस है वो रफ होगी, जैसे कि आपने देखा कि कई बार बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, तो उस टाइम पर जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद लोकल थ्रोट साइन क्या आएंगे, ग्रेइश व्हाइट स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो क्लियरली दिखाई देगा जब बेबी जो है या फिर चाइल्ड जो है अपना माउथ खोलेगा, तो वहां पर एक थिक व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट कलर की जो मेम्ब्रेन वहां पर बनी होगी। एक इसमें क्लासिक साइन आता है जिसको बुल नेक कहते हैं। तो जैसे बुल होता है, उसकी नेक होती है, उस तरह से बुल नेक दिखाई देती है बच्चों में। इसमें ये क्यों होता है, जो नेक है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वोलन हो जाती है, एडिमा हो जाता है वहां पर इन्फ्लामेशन के कारण। सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो जाता है, मतलब जो सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण, और वहां पर एडिमा हो जाता है, इसलिए ये साइन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइन है, इसका क्लासिक साइन है डिप्थीरिया का। देन आता है सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, मतलब जब टॉक्सिन ब्लड में चला जाएगा तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, जैसे कि मायोकार्डाइटिस, हार्ट में जाएगा तो वहां पर एरिथमिया, हार्ट फेलियर कोज कर सकता है। न्यूरोपैथी, ये क्रेनियल नर्व जो 9th ग्लोसोफेरेंजियल और जो 10th वेगस नर्व है उसको अफेक्ट करता है। तो ये क्रेनियल नर्व पाल्सी करता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। नेजल वॉइस आ सकती है, मतलब ऐसे लगेगा कि नाक से पर्सन बोल रहा है। और डिस्फेजिया, स्वॉलोइंग में भी प्रॉब्लम आएगी। क्यूटेनियस डिप्थीरिया क्या होता है, जो स्किन का जो इन्फेक्शन है, जब स्किन में डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसको क्यूटेनियस डिप्थीरिया कहते हैं। ये क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स, स्किन में बहुत ज्यादा अल्सर्स बन जाते हैं काफी लंबे टाइम से, जो कि हील नहीं होते, ये क्यूटेनियस डिप्थीरिया के कारण होता है। और ग्रे मेम्ब्रेन बढ़ जाती है वुंड के ऊपर। अब इसका डायग्नोसिस क्या है, वैसे क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस इज क्रिटिकल। इसमें हम लैब जो रिजल्ट्स हैं वो आने का वेट नहीं करते, साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर ही ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना जल्दी डैमेज को रोका जा सकता है, क्योंकि एक बार जो डैमेज हो जाता है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता। थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स लेने के अलावा थ्रोट स्वैब, नोज से स्वैब ले सकते हैं और उसका कल्चर करते हैं। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया के एलेक्स टेस्ट होता है, जिससे कंफर्म करता है टॉक्सिन प्रोडक्शन बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला डिप्थीरिया या नॉन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है। अब ट्रीटमेंट इसका क्या आता है, तो सबसे पहले डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, जो डिप्थीरिया जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देते हैं। ये क्या करता है, सर्कुलेटिंग टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, और ये जल्दी से जल्दी देना होता है ताकि डैमेज को रोक सके। डज नॉट रिवर्स डैमेज ऑलरेडी डन, क्योंकि जितना डैमेज टॉक्सिन ने ऑलरेडी कर दिया वो तो ये रिवर्स नहीं करेगा, बाकी और डैमेज ना हो उसको रोक सकता है। स्किन टेस्ट करना होता है ये देने से पहले, क्योंकि हॉर्स के सीरम से डिराइव होता है, तो कोई एलर्जिक भी हो सकता है इससे, इसलिए चेक करना होता है पहले। एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन देते हैं, 14 दिन के लिए 14 डेज का कोर्स होता है। सपोर्टिव केयर क्या दे सकते हैं, एयरवे मैनेजमेंट, अगर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इंट्यूबेशन भी करना पड़ सकता है। कार्डियक मॉनिटरिंग, क्योंकि ये हार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग चाहिए। पेशेंट को आइसोलेट करना होता है क्योंकि ये हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है। देन स्यूडो मेम्ब्रेन को रिमूव नहीं करते, ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि रिमूवल से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज हो सकते हैं और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। सो इस डिसीज का प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंशन से ही इस डिसीज को प्रिवेंट किया जा सकता है और जो भी डैमेज बॉडी में होता है उसको रोका जा सकता है। सो वैक्सीन इसमें कौन सी यूज होती है, टॉक्सॉइड वैक्सीन, जो कि टॉक्सिन के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई जाती है। तो इसमें क्या है, टॉक्सिन को वीक किया जाता है और उसको देन ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। उस वीक टॉक्सिन के अगेंस्ट जो बॉडी है वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना लेती है, ताकि जब रियल बैक्टीरिया आए और वो प्रॉपर जो टॉक्सिन रिलीज करे उससे अगेंस्ट जो है प्रिवेंशन और एंटीबॉडीज पहले से ही बॉडी में हो। तो इसमें कॉम्बिनेशन में आती है, फर्स्ट आता है डी टैप, दैट इज डिप्थीरिया के साथ टेटनस एंड पर्ट्यूसिस। देन आता है डी टी, इसमें डिप्थीरिया और टेटनस होता है। देन आता है टी डी और टी डैब, ये जो स्मॉल वाले लेटर्स है इट मीन्स ये लो डोज यूज की गई है। तो लो डोज किस में यूज की जाती है, एडोलेसेंट में, जैसे 11-12 साल के बच्चे और एडल्ट्स में।
इसका शेड्यूल क्या होता है, 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक पे देना होता है। क्या देना होता है, DTaP1, DTaP2 एंड DTaP3। तो DTaP देते हैं पहले, बूस्टर देना होता है देन 16 to 24 मंथ्स पे एंड देन एवरी 5 ईयर्स क्या देना होता है, बूस्टर डोज देनी होती है। क्योंकि इसका जो एंटीबॉडीज जो है वो वीक पड़ जाती हैं, तो इसलिए बार बार जब बूस्टर देते हैं तो ये हमेशा अलर्ट रहती है, एंटीबॉडीज एक्टिव रहती हैं। उसके बाद आता है एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स में कैसे रहता है, टीडी देना होता है 10 ईयर्स पे, देन 16 ईयर्स पे एंड देन एवरी 10 ईयर्स जो है बूस्टर डोज देनी होती है। सो आई होप आपको डिप्थीरिया क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।